मम्मी की नारंगी साड़ी देखकर दिव्या का मूड उखड़ गया। उसका फूला मुंह देखकर मम्मी ने पूछा, अब तुम्हें क्या हो गया? आपको दूसरी कोई साड़ी नहीं मिली क्या? उनमें प्रेस नहीं है और अभी रसोई में इतना काम है कि मेरे पास प्रेस का समय भी नहीं बचा। लेकिन इस साड़ी में खराबी क्या है? बहुत गहरा रंग है, अजीब लगेगा। यह तुम्हारा भ्रम है, मुझ पर यह रंग फबता है। मम्मी ने आंचल ठीक किया। अंतिम बार आईने में स्वयं को देखकर वे रसोई में चली गई। दिव्या वार्डरोब खोलकर खुद के लिए एक ड्रेस के चुनाव में असमंजस में खड़ी रही। अंततः निराश होकर वहीं बैठ गई। मम्मी ने ठीक ही कहा था, उस साड़ी में वे अपूर्व सुंदरी लग रही थी। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा था। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसे मम्मी के सजने संवरने से चिढ़ होने लगी थी। कुछ वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था। उसे याद है, जब वह नन्ही सी थी, कहीं भी जाने आने पर लोग हमेशा मम्मी के पहनावे और चेहरे की प्रशंसा पर एकाध जुमला बोल ही देते थे। उसे बहुत गर्व होता, लगता कि उसकी अपनी मम्मी, जो उसके लिए सहन सुलभ स्नेहपूर्ण है, वे दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मम्मी बहुत लंबी, गोरी, पतली और तीखे नाक नक्श की स्वामिनी थी। वे अत्यंत सलीकेमंद थी। साड़ी, सलवार, कमीज सभी पहनावे में उनके व्यक्तित्व की एक छाप थी। वे सिंथेटिक या पतले झलकते कपड़े कम पहनती थी। उनकी अलमारियाँ टसर, ढकाई, कटकी, मणिपुरी, जामदानी, तात आदि साड़ियों से भरी रहती। घर पर पहनने वाले कपड़े भी अन्य गृहिणियों की तरह रंग उड़े तुड़े मुड़े नहीं होते थे। घर पर भी उन्हें कोई भी देखकर उनकी सुरुचिपूर्णता की तारीफ करता। दिव्या अक्सर अपनी सहेलियों को घर पर ले आती थी, जिनका मम्मी स्वादिष्ट व्यंजनों से सत्कार करती। उनकी कर्णप्रिय स्नेहपूर्ण वाली उसकी सहेलियों को बहुत अच्छी लगती। दिव्या उनकी खुशी देखकर स्वयं भी खूब प्रसन्न होती। उसने मम्मी को अपना आदर्श बना लिया। उन्हीं की तरह चलने फिरने व बोलने का अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे बाल्यावस्था की सीमा पार करके वह किशोरावस्था में पदार्पण करने लगी। उसकी रुचियों, शौक तथा विचारों में परिवर्तन होने लगा। उसे कभी कभी अफसोस होता कि मम्मी उसके लिए हमेशा हल्के रंग के परिधान क्यों खरीदती है, जबकि वह स्वयं उन्हीं की तरह गहरे रंग के परिधान पहनना चाहती थी। जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि वह अपेक्षाकृत सांवले रंग की है। अपने ननिहाल मसूरी जाने पर वह एक और कटु सत्य से अवगत हुई। वहाँ सबकी जुबान पर एक ही बात थी, तानिया, तेरी लड़की तो एकदम जमाई बाबू पर गई है। तेरा रस मात्र भी प्रभाव नहीं है उस पर। मम्मी मुस्कुरा कर रह गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे एहसास हो गया कि वह पापा की तरह दिखती है और लाख कोशिश करके भी मम्मी जैसी नहीं बन सकती। पापा के ऑफिस के किसी उच्च अधिकारी के विवाह वार्षिकी पर आयोजित समारोह में मम्मी ने चेरी रंग की साड़ी पहनी थी। उनका रूप दब दब दमक रहा था। वह सबके द्वारा सराही जा रही थी। श्रीमती मल्होत्रा, आपके लड़के से तो मिल चुकी हूँ, पर लड़की कहाँ है आपकी? उच्च अधिकारी की पत्नी ने पूछा। यह तो है, मम्मी ने उसे आगे किया। अच्छा यह है, किंतु आप यदि परिचय न करवाए तो कोई नहीं पहचान सकता कि यह आपकी लड़की है। हाँ, शकल सूरत में यह उनकी तरह दिखती है। पढ़ाई में बहुत तेज है और अपने स्कूल की वॉलीबॉल चैंपियन भी है। मम्मी ने बात बदलनी चाहिए। आप इसे किसी स्लिमिंग सेंटर में क्यों नहीं भेज देती? लड़कियों को इस उम्र में शरीर पर नियंत्रण रखना शुरू कर देना चाहिए। दिव्या कटकर रह गई। उसे बड़ी कोफ्त हुई। आजकल लोग बिन मांगे जाने क्यों सलाह देने लगते हैं। किसी ने उनसे पूछा था कि वह सुंदर लगने के लिए क्या करे। वह तो खुद ही घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, नियमित वॉलीबॉल अभ्यास के लिए स्टेडियम जाती थी। तब भी यदि वह मम्मी जैसी तनवंगी नहीं होती तो क्या करे। उस दिन पहली बार उसे मम्मी से ईर्ष्या हुई। रचित भैया अपेक्षाकृत मुखर स्वभाव के थे, किंतु वह जैसे जैसे बड़ी होती गई अंतर्मुखी स्वभाव की होती गई। जबकि पढ़ाई, खेलकूद एवं विद्यालय के अन्य सभी कार्यों में वह आराड़ी थी। इसका दायित्व भी वह मम्मी पर ही डालती थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आता जा रहा था। जिस काम को वह एक बार कहने पर कर देती थी, उसी काम को वह कई बार कहने पर भी नहीं करती। हर बात के लिए उसे टोकना पड़ता। उसे लगता, जब सौंदर्य ही सब कुछ होता है लोगों के लिए और गुणों का कोई मूल्य नहीं है, तब गुणवती होकर होगा क्या? हर स्थान पर मम्मी से तुलनात्मक विवेचन होगा और उसे हीन सिद्ध किया जाएगा। जिस वर्ष उसने 11वीं कक्षा में प्रवेश किया, उसके कॉलेज में गणित के नए प्राध्यापक का आगमन हुआ। उनके भव्य व्यक्तित्व ने छात्राओं पर विशेष प्रभाव डाला। हर कोई अपनी तरह से उनको आकर्षित करने की चेष्टा करता। दिव्या को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ
कि वे उस पर अधिक ध्यान देते हैं। गणित में उसकी विशेष योग्यता व रुचि से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। छात्राओं की छोटी-मोटी गणित संबंधी समस्याओं को सुलझाने का दायित्व भी उन्होंने दिव्या पर डाल दिया। छात्राएं प्रतियोगिता से हट गई और सभी ने उदार हृदय से दिव्या सर की चहेती मानकर हथियार डाल दिए। माणिक सर ने दिव्या के जीवन में एक नया रंग भर दिया था। उसका खोया आत्मविश्वास, उमंग, आशाएं लौटने लगी। वह एक अलग ही दुनिया में जीने लगी। एकांगी स्वभाव में बदलाव आया। चिड़चिड़ाने की आदत कम हो गई। बोलचाल में मधुरता छा गई। घर पर भी वह अक्सर माणिक सर रहने लगी। रचित उसकी अपेक्षा गणित में कमजोर था। उसने एक दिन कहा, यदि मैं तेरे कन्या विद्यालय में होता तो मेरे भी प्रतिशत बढ़ जाते। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है भैया, दिव्या ने कहा, लेकिन यह स्थिति रही तो तुम्हारा पास होना मुश्किल होगा। रचित पापा ने कहा, भैया को माणिक सर की ट्यूशन कर लेनी चाहिए। दिव्या ने मजाक में कहा, तुम ठीक कहती हो दिव्या, अपने सर से बात करो। पापा ने उसके सुझाव को गंभीरता से लिया। मेरी बात वह कभी नहीं टालेंगे, दिव्या की घबुकती थी। दिव्या ने ठीक ही कहा था। माणिक सर रचित की ट्यूशन के लिए तैयार हो गए। शाम के समय नीली कमीज और जींस पहने माणिक सर ने प्रवेश किया। दिव्या ने आह्लादित होकर उनका स्वागत किया। सर ने रचित से उसकी बहुत प्रशंसा की। दिव्या गदगद हो गई। सर ने रचित की समस्याएं सुनी और उसे कुछ मिनट का प्रारंभिक संभाषण दिया। दिव्या वहीं मंत्रमुग्ध सी बैठी थी। तभी मम्मी ने नाश्ते की ट्रे के साथ वहां प्रवेश किया। सर की आंखें जो उठी तो दृष्टि नीचे करने की सभ्यता भी वे भूल गए। मम्मी द्वारा अभिवादन करने पर उनका ध्यान भंग हुआ और हड़बड़ा कर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। दिव्या ने संकित निगाहों से मम्मी को देखा। रूप की उस छटा ने माणिक सर को विस्मित कर दिया था। यह मेरी मम्मी है। दिव्या ने उनके सम्मोहन को दूर करने का प्रयास किया। तुम्हारी मम्मी नहीं तो? सर की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। मम्मी ने आदतन अपनी प्रशंसा को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, किंतु दिव्या का मन जाने क्यों कड़वा हो गया। मैं चलूँ, आप इन्हें पढ़ाइए। मम्मी चलने को उद्यत हुई। नहीं, बैठिए ना, मैं इन्हें पढ़ा चुका हूँ। मम्मी के उठने पर सर जैसे व्याकुल हो गए। मम्मी सामने बैठ गई। माणिक सर उनसे उनके बारे में सवाल करते रहे। बीच बीच में लिखते हुए रचित को भी वे कुछ निर्देश देते रहते। दिव्या ने अनुभव किया, सर मम्मी को लगातार देखने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे हैं। उस शाम लौटते समय माणिक सर उसे माणिक सर जैसे नहीं लगे। वे चले गए, दिव्या के मन में अवसाद छोड़कर। उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से दिव्या के इस विचार को लगातार बल मिलता रहा कि वे मम्मी से अत्यधिक प्रभावित हैं। विद्यालय में सर उसके प्रति पूर्ववत अनुराग भाव रखते रहे, किंतु दिव्या को अब उनसे पहले जैसी प्रेरणा नहीं मिलती। माणिक सर और मम्मी अच्छे मित्र बन गए। वे दोनों अक्सर राजनीतिक, सामाजिक व साहित्यिक चर्चाएं करते। उनके विचारों में मतैक्य नहीं था, अतः वार्तालाप में संतुलन व सामंजस्य रहता। बोलते समय मम्मी कितनी बुद्धिमती लगती। उनका स्वर धीर, गंभीर व ओजपूर्ण था। केवल सुंदर ही नहीं वरन जहीन भी थी। दिव्या मन ही मन इन बातों पर विचार करती। कभी उसे लगता कहीं माणिक सर और मम्मी प्रेम तो नहीं है, कभी उसे यह सब भ्रम लगता। दिव्या ने खुद को अकेला महसूस किया। दुख और हताशा का अनुभव हुआ। शुरू में उसे अपनी सुंदरता से परेशान मम्मी पर तरस आया, लेकिन बाद में उसे यह परेशानी बनाई हुई लगी, क्योंकि आज भी मम्मी अपने सजने संवरने पर उतना ही ध्यान देती थी जितना पहले, बल्कि अब तो वे सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी अधिक करती थी और विभिन्न सौंदर्यगत उपचारों के लिए महीने में ब्यूटी पार्लर के कई चक्कर लगाती। किंतु घर के सभी सदस्यों की चिंता समाप्त हो गई जब प्रदीप ने उसे पसंद कर लिया। मम्मी ने उत्साह से सारी तैयारियां की। एकमात्र पुत्री को सब कुछ दे देना चाहते थे पापा और मम्मी। विवाह के अवसर पर दिव्या ब्यूटी पार्लर जाकर नववधू का श्रृंगार करा कर आई तो सामने खड़ी मम्मी उसके लहंगे से ज़्यादा शोक सिंदूरी रंग की बनारसी साड़ी पहने हुए थी। जेवरों से वे नक से सिर तक सजी थी। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश में वे आग की लपट का आभास दे रही थी। दिव्या की उमंगों पर एक बारगी जैसे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया। मम्मी की रूप ज्वाला में वह पिघल जाएगी। निश्चय ही प्रदीप उनके साथ तुलना करने पर विवश हो जाएगा और आज के महत्वपूर्ण वीन में भी वह दिन हो जाएगी। पूरे विवाह समारोह में आकर्षक युवतियाँ व किशोरियाँ थीं, किंतु मम्मी के सामने सब फीकी लग रही थी। दिव्या ने सोचा, आज के दिन कम से कम मम्मी को इतना श्रृंगार नहीं करना चाहिए था कि दिव्या पर किसी की नज़र ही न जाए। विवाह की सभी रस्मों के दौरान वे दिव्या के साथ रही और प्रदीप की आंखों में उनके प्रति प्रशंसा भाव देखकर दिव्या के मन में खिला कमल मुरझाता रहा। पता नहीं मम्मी कब वृद्ध होंगी, शायद कभी नहीं, वह स्वयं बूढ़ी हो जाएंगी, किंतु मम्मी वैसी ही सदाबहार रहेगी आजीवन।
दिव्या ने प्रदीप के साथ नई गृहस्थी की शुरुआत की। वैसे प्रथम रात में ही प्रदीप ने मम्मी की सुंदरता की खूब तारीफ की और उनसे उसकी तुलना भी की, किंतु यह चर्चा का विषय मात्र घंटे भर का था। अगले कुछ घंटों में वे प्रण निवेदन समर्पण में अकंठ डूब गए। फिर महीनों उन्हें मम्मी की याद नहीं आई। के बीच में दिव्या कई बार मायके गई। मम्मी ने बड़े लाड प्यार से उनका स्वागत सत्कार किया। प्रदीप हर बार उनकी सुंदरता और नफासत का मुरीद बन जाता। दिव्या से कहता वह मम्मी से कुछ सीखे और दिव्या तन बदन में आग लग जाती। या जीवन तो उसे मम्मी के समक्ष रखकर आका गया। कम से कम पति तो माँ से उसकी तुलना न करता। धीरे धीरे उसके रूख से समझदार प्रदीप ने वस्तु स्थिति को जान लिया और मम्मी की प्रशंसा व उससे उनकी तुलना बंद कर दी। दिव्या ने मायके जाना बहुत कम कर दिया। लगभग 6-7 महीने बाद मम्मी ने दिव्या को पत्र द्वारा सूचित किया कि रचित की नौकरी लग गई है और वह दिल्ली चला गया है। एक रात 9 बजे मम्मी ने फ़ोन किया, दिव्या, रचित अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है, तुम कुछ समझाओ ना उसे। उसके लिए हमने बहुत अच्छी लड़की का चुनाव किया है, पूरे घर का दायित्व हंसते हंसते उठा लेगी। आपने बात की रचित से? वह तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है, तुम उसे फ़ोन करके समझाओ। समझी। फिर दिव्या ने उसी रात रचित को फ़ोन किया। रचित ने बताया अर्पिता और वह एक ही क्षेत्र में कार्यरत है और तन मन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। अर्पिता जितनी सुंदर है उतनी ही धैर्यशील व बुद्धिमती भी है। उससे अच्छी लड़की उसे नहीं मिलेगी और वह उससे विवाह करने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह सब सुनकर दिव्या ने मम्मी को समझाया कि जीवन उन दोनों को ही व्यतीत करना है और यदि उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो वे लोग हस्तक्षेप न करें और रचित की खुशी के लिए त्याग करें, क्योंकि आत्मनिर्भर पुत्र मनमर्जी का मालिक हो जाता है। अत्यधिक दबाव पड़ने पर संभवतः विद्रोह कर दे। मम्मी